सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में हम कल गणित में सबसे डिफिकल्ट सेक्शन लेवल 3 को देख रहे थे। सभी लोग वीडियो मोड ऑन कर लें। डिफिकल्ट सेक्शन लेवल 3 में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के समखंड में थे और इस आलोक में हमने उस सेक्शन को समाप्त भी कर लिया था जो आपकी आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अधिक महत्व रखता है। मैं कहता भी हूं कि गणित में जितनी आप प्रैक्टिस को मेंटेन रखेंगे उतनी आपकी क्षमता निखरती हुई जाएगी, और यदि प्रैक्टिस को छोड़ देंगे तो आपकी क्षमता उतनी ही बिगड़ती हुई चली जाती है। एक सवाल था जिसको हमने कल लास्ट में सॉल्व किया, उसके भाषा में हमने सुधार करवा दिया था, उसको भी आप नोट कर लेंगे। थोड़ी सी फॉल्ट थी उसमें। आज की जो क्लास है वो करंट से जुड़ी हुई है, और करंट की कक्षा में जहाँ तक मुझे याद है कि अप्रैल 2023 तक के हमने नेशनल और इंटरनेशनल के पक्ष को देख लिया था, और बिहार के संदर्भ में भी शायद जून 2023 तक का आंकड़ा हमने देखा था। हम पिछले 2 साल के करंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में हम देख पाते हैं कि करंट का स्तर स्टैटिक जीएस से बहुत ऊपर के लेवल का होता है। इतना हाई लेवल से करंट पूछा जाता है कि अभ्यर्थी यदि ठीक से तैयारी ना करें तो उनकी स्थिति निसंदेह परीक्षा से बाहर हो जाने की होती है। आज मैंने जुलाई 2023 का खंड आपके समक्ष लाया है जो भारत और विश्व का है। मध्य में जो मई और जून का है उसके आंकड़ों में मुझे लगता है कि 10% मुझे और कार्य करना चाहिए, तो वो कल या परसों के क्लास में हम उसको देख लेंगे। कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज जुलाई 2023 को देखेंगे। ध्यान रखेंगे 2 महीने का जो बीच का है उसको अगले क्लास में देखेंगे। वहाँ कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं और कुछ जो ऐसी पॉइंट्स हो सकते हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण ना हो उसको हटाने की कवायद चल रही है, वो कल आ जाएगा। आगे चलेंगे। इतिहास के खंड में जब हम बात करें तो आधुनिक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, और अगले एकाध कक्षा के बाद हम मॉडर्न इंडिया को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक है। ठीक है, सब तक आवाज क्लियर जा रही है? एक बार दोबारा बता दीजिए, कोई नॉइज वगैरह तो नहीं आ रहा है? कहीं से नहीं आ रहा है? ठीक है, शुरुआत किया जाए। आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का सेट आप सभी के समक्ष है। यहां से आज के क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, और कक्षा के बाद यह सेट ग्रुप में चला जाएगा जहां से इसको आप नोट भी कर पाएंगे। इसकी सुविधा आपको मिलेगी। पिछले 1-2 हिस्ट्री के सेट हैं, मेरे ख्याल से वो आपको नहीं मिले हैं, वो भी आज मिल सकते हैं। शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है, हाल ही में WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में किस देश को पहला स्थान मिला है? ठीक है, तो याद रखेंगे कि सबसे पहला स्थान ऊर्जा के क्षेत्र में स्वीडन को मिला है। इसको हर हाल में याद रखेंगे। और इस सूची में स्वीडन शीर्ष पर रहा, और उसके बाद 120 देशों की सूची में शीर्ष 5 में कौन रहा? तो शीर्ष 5 में उसके बाद रहा डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। तो कभी आपसे पूछे WEF के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, तो स्वीडन 1 नंबर पर रहा। इसको ध्यान रख लेंगे। शीर्ष 10 देशों की बात करेंगे तो फ्रांस 7वें नंबर पर था, जो एकमात्र G20 का देश था। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है, इस तथ्य को भी संज्ञान में रखेंगे। एक आध और आंकड़े हैं, इसको भी देख लीजिएगा, और इसको हर हाल में याद रखेंगे कि जो हमारा देश है भारत, वह ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच में, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक निकालते हैं उसमें भारत का 67वां स्थान है, और यह आने वाले हर एक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसको आप आउट क्वेश्चन मान लीजिए। रैंक ऑफ इंडिया सिविल सेवा की परीक्षा का मुख्य प्रश्न रहेगा आगे चलकर, 67th पोजीशन रहेगा। इसको ध्यान रखेंगे। वैसे यह बदलता भी रहता है, लेकिन एक राउंड फिगर, एक आंकड़ा याद हो तो तुक्का लगाने में भी क्या होती है, आसानी होती है, वरना तुक्का भी सही नहीं लगता है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में एक पुरातात्विक द्वारा
मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है, वह राज्य है आंध्र प्रदेश। इसको नहीं भूलिएगा। पाषाण काल आप पढ़ ही चुके हैं, इतिहास का सबसे प्राथमिक खंड था। तो आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण काल से जुड़ा कुछ ना कुछ अवशेष मिला है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और एक लास्ट लाइन जो महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए, रॉक कला के बारे में। नियोलिथिक एज से इसका संबंध है और देखिएगा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। हाल ही में किसको भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता, याद रख लेंगे, ठीक है। जब भी कोई संवैधानिक पद पर किसी की नियुक्ति हो, उस व्यक्ति को याद रखा जाना चाहिए। वैसे मैं चर्चा करता भी रहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, सीजेआई के साथ साथ कैग के बारे में चर्चा करते रहते हैं। उसके बाद देखिएगा कोई ऐसा सलाहकार बोर्ड बन जाए या कोई ऐसा बिल आ जाए, जैसे अभी वक्फ बिल काफ़ी चर्चाओं में है और दोनों सदनों से पास हो गया है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो ऐसे पक्षों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहां हुआ था? वो तो बीत गया, तो जर्मनी में हुआ था, बर्लिन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 16th विशेष ओलंपिक विश्व खेल, 24 का आगे देखेंगे, 25 का आगे देखेंगे। एक बात याद रखना है, यह हर 2 साल में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, जब 23 में हुआ तो अगला संस्करण कब होगा? 24 में हो, 25 में होगा। तो 25 का संस्करण कहां आयोजित किया जाना है? इटली में। और इटली की राजधानी कहां पर है? कौन बताएंगे? इटली की राजधानी कहां पर है? कितना समय लगेगा? कोई जल्दी से बताएं। इटली की राजधानी रोम है, रोम है, ठीक है। माइक को थोड़ा पास लेके बोलेंगे तो क्लियर आवाज आ जाएगी। और एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। इंग्लिश में प्रोवर्ब की दुनिया में इटली के राजधानी रोम के ऊपर एक प्रोवर्ब बना हुआ है, कहावत बनी हुई है। वह कौन सी कहावत है? कौन बताएंगे? वेरी गुड, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका, हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसका शुद्ध हिंदी है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लिश के प्रोवर्ब्स को भी संज्ञान में रखने की कोशिश कीजिए। अपने पर्सनैलिटी का 34 विकास कीजिए, एकदम चमकता हुआ दिखना चाहिए, मुरझाए हुए की तरह नहीं दिखना चाहिए। और भाषा पर कमांड रहेगा। आज भी मैं पढ़ा रहा था, एक कक्षा लेने का मौका मिला तो ले रहा था कहीं एक बड़े सेमिनार में, उसमें स्किल और कम्युनिकेशन पर चर्चा हो रही थी। उसमें यही सब आज चर्चा हो रही थी कि बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के लिए कई भाषाओं का ज्ञान होना क्या है? आवश्यक है। और जिस व्यक्ति के पास एक से अधिक भाषाओं का विशुद्ध ज्ञान है, उसका पोटेंशियल अन्य व्यक्तियों से काफ़ी अधिक हो जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। वैसे कुछ अभ्यर्थी हैं जो जिनकी एक से अधिक भाषा अच्छी होगी। इसमें आगे चलेंगे। तो 2 साल पर इसका आयोजन होता है। अगला संस्करण इटली में होगा। 23 का संस्करण जर्मनी में हुआ था। और जिस तथ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा तथ्य है? तो वो तथ्य है विशेष ओलंपिक विश्व खेल। आगे चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए, अभी जिस पर न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगाया है उस पर कल परसों भारत सरकार ने दोबारा भी चर्चा की है। किस पर? स्मॉल प्लास्टिक बैग्स। भारत सरकार, मैं कोई अखबार पढ़ रहा था, 2 दिन पहले की बात है, वहां पर मैंने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विचार कर रही है कि वापस से एक बार ऐसा किया जाए कि जो स्मॉल पॉलिथीन्स हैं उसको बैन कर दिया जाए। उसके बदले में कोई ऐसा उसका ये खोजा जाए, जो उसका मैं कह सकता हूं कि सॉल्यूशन खोजा जाए, हल खोजा जाए, जिससे हम क्या कर सकें, तो जो बायोडिग्रेडेबल
पदार्थों से बने पॉलीथीन होती है उसका इस्तेमाल किया जा सके, केवल बड़े बड़े पॉलीथीन पर ही यह छूट दी जा सके। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पॉलीथीन को अपघटक जो डिस्कम्पोजर होते हैं वो गला नहीं पाते हैं, और अंततः ये होता है कि पॉलीथीन यदि मिट्टी में पड़ा रह गया तो वहाँ के सारे गुड बैक्टीरिया भी छोड़कर भाग जाते हैं। ध्यान रखिएगा। इससे बचने के लिए और उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ जो क्लीननेस ड्राइव है उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसा करने वाला देश कौन सा है? हाल ही में न्यूजीलैंड है। इसको पढ़ लीजिए। न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, और यह 1 जुलाई 2023 से यह कानून लागू है। साथ साथ भारत भी 2025 में इस पर विचार कर रहा है। एक बार प्रयास भी किया गया था, लेकिन वह प्रयास ग्राउंड लेवल पर सफल नहीं हुआ। लेकिन अब आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार दोबारा इसके लिए प्रयास करे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो कौन सी रैंक मिली है इसको देख लीजिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स को सदैव याद रखिएगा। इसमें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। 17वां संस्करण है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 126वां पोजीशन मिला है उसमें भारत को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण आउट क्वेश्चन है। आप चाहे तो टिक लगा सकते हैं। इसमें कई बार पूछा गया है और हर साल की रैंकिंग अलग अलग होती है, ठीक है। 163 देशों में से भारत का रैंक क्या रहा? 2.3 के आसपास रहा, तो बेहद क्या है, खराब रैंकिंग है, वेरी बैड रैंकिंग है, ठीक है। अब क्यों है तो वरुण कुमार जी बताएंगे ऐसा क्यों है। जल्दी, शांति के क्षेत्र में हम इतने पीछे क्यों हैं वरुण जी? दूसरे अभ्यर्थी से राघव कुमार जी कहाँ बैठे हैं आज, बताइए। आदित्य जी आपसे सबसे बाद में पूछेंगे, आपका नंबर आज सबसे बाद में आएगा। राघव कुमार जी कहाँ बैठे एक बार बताएंगे, है कि नहीं है आज? हाँ सुनाइए, इतनी खराब स्थिति क्यों है भारत की? कहाँ हम पीछे रह रहे हैं इसमें? अच्छा, ठीक है, कई फैक्टर हैं। वेरी गुड, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, बेरोजगारी की भी समस्या है। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, गुड। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कॉमन सेंस के साथ जवाब देना है। आदित्य जी ही बताएंगे पहले। जब MS स्वामीनाथन ने गेहूं के निर्मा रेजो नहीं दूसरा था सोनालिका और कल्याण सोना था, हाँ, का संस्करण किया था भारत में, निर्मा रेजो विश्व में हुआ था, तो उससे आई थी हरित क्रांति, ठीक है। और ध्यान रखिएगा वही हरित क्रांति उनसे पहले पूरी दुनिया के लेवल पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने लाया था, और बोरलॉग को भी शांति पुरस्कार मिला था। प्रश्न यह है कि अन्न उत्पादन के क्षेत्र में शांति पुरस्कार का क्या संबंध है, यह कौन बताएंगे? मिला था शांति का पुरस्कार, नोबेल, उपजाया था अन्न, क्या संबंध है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे तथ्यों पर भी ध्यान रखिएगा। भारत में ऐसे कई फैक्टर हैं, एक बार माइक को थोड़ा पास लेके बताइए दोबारा। हाँ वेरी गुड, वही मैं कह रहा था कि ऐसे तथ्यों पर ध्यान रखना है कि खोज किया खाद्यान्न का और मिला शांति के क्षेत्र का नोबेल। वैसे 5-6 क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से नोबेल मिलता है, उसमें एक शांति का क्षेत्र भी है। अन्न के उत्पादन से देश में शांति जरूर आती है, और भारत इस दिशा में आज भी संघर्षरत है, प्रयासरत है। कई ऐसे प्रांत हैं जहां खाद्यान्न की आज भी काफी समस्या है और गरीबी भी चरम पर है। भारत में विषमताएं बहुत अधिक है, ठीक है।
हाँ, हो सकता है। हम्म। हम्म। हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत को याद रखिएगा 163 में से 126वें पोजीशन पर है। 2022 में 128 था, जिसमें 2 पोजीशन का सुधार भी हुआ है, लेकिन 2 पोजीशन के सुधार को कोई बड़ा सुधार नहीं माना जाता है। ठीक है, यदि कम से कम 50 रैंक का सुधार होता तो एक क्रांति मानी जाती, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। कभी आपसे पूछ सकता है यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी जारी करता है शांति सूचकांक का रिपोर्ट। इसको हर हाल में याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6th युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है, तो हरियाणा। हरियाणा वैसे भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अव्वल है, इसको ध्यान रखेंगे। 63 अंकों में 8 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में किसको WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो याद रख लेंगे ब्रजेंद्र नवनीत। इतना याद रख लेंगे, काफी है। नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में जारी आईसीसी वीमेंस ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की किसने प्रथम स्थान हासिल की, तो 23 का जो डाटा है उसमें सी अट्टापट्टू है। इस सबको ऐसे ही संज्ञान में रख लीजिएगा। कम संभावना है पूछे जाने की अब, लेकिन पहले वाले जो पॉइंट्स थे उसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, और वो आने वाले 2-3 साल तक रहेगा। हाँ, ठीक है। क्रिकेट में एक ट्रेंड है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड कोई बना दे जो बहुत लंबे समय तक चले तो पूछा जाता है, अन्यथा करंट ईयर के रिकॉर्ड को अधिक पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। वैसे आजकल कोई ठीक नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है, तो कुछ भी को छोड़ दिया जाए 1-8% में, तो करंट ईयर का ट्रेंड है। लेकिन विश्व शांति में, वैश्विक रैंकिंग में, पुरस्कारों में, और आने वाले भविष्य में खेल कहाँ होंगे, इस समय 2-2 साल 3-3 साल पहले का डाटा भी आ रहा है और बहुत अधिक ट्रेंड में है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। आगे चलेंगे। हाल ही में खबरों में नजर आए फांगनोन कोन्याक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सांसद सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा फांगनोन कोन्याक जो हैं वो राज्यसभा सभापति का पद संभालने वाली नागालैंड की पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में इतिहास रचा है। और इस कड़ी में यह भी ध्यान रखिएगा कि देश की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी और महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताए भी थे। कौन बताएंगे? भारत। सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश, और सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रख लेंगे। आगे चलते हैं। सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़, खैर याद ही होगा ये सब यदि आप देखते होंगे डिबेट्स इत्यादि। तो आगे चलते हैं। मिशन चंद्रयान-3 जो आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मिशन चंद्रयान-3 को कहां से लॉन्च किया गया है, कभी नहीं भूलिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नहीं भी याद रहे तो इसको रट जाइए कि मैक्सिमम जो PSLV लॉन्च किए जाते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल लॉन्च किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सतीश धवन से ही लॉन्च किए जाते हैं, इसरो के द्वारा भारत में। यदि कुछ नहीं याद हो तो उस जगह को याद रखिएगा। 99% संभावना उसी की होती है, हरिकोटा में है, ठीक है। यह देश का तीसरा मून मिशन है, नामे है चंद्रयान-3। चंद्रयान-1 कब गया था? चंद्रयान-1 2008 के आसपास गया था, 8 के आसपास गया था, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसरो ने 23 अगस्त 2023 को प्रक्षेपित किया था इसे। और महत्वपूर्ण बात क्या है, तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफल रहा, यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो कि चांद के साउथ पोल पर जा उतरा है। अब कोई बताइए जल्दी से, पहले अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वरना एक कमांड देते ही सबका वीडियो यहां से ऑन हो जाएगा। एक बार सामने आ जाए सभी, इसीलिए
जल्दी, हाँ, तब आ जाए क्विकली। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले चांद पर कदम किस व्यक्ति ने रखा और किस देश का था? नील आर्मस्ट्रांग कहां का था? अमेरिका का था। और दूसरा कदम किसने रखा उसके बाद वाला व्यक्ति? दूसरा व्यक्ति पूछ रहे हैं, किसने रखा? एडविन एल्ड्रिन। दोनों एक ही यान से गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। कभी नहीं भूलिएगा। 1960 कब? 1900 साफ, वेरी गुड, 69, कभी नहीं भूलिएगा। और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसरो आज के समय में दुनिया में किसी भी यान को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाली सबसे सस्ती एजेंसी है, जो सबसे कम पैसा में पहुंचा सकती है, जिसमें नासा को भी पछाड़ दिया है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखिए, चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है। इसके पहले अमेरिका, चीन और रूस चांद पर पहुंच चुके हैं। रूस के संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति का नाम याद रखना हो अंतरिक्ष यात्री के रूप में, तो विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को आप याद रख सकते हैं। भारत के संदर्भ में यदि किसी यात्री को याद रखना हो तो आप सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में राकेश शर्मा को याद रख सकते हैं, वे स्क्वाड्रन लीडर थे। और भारतीय मूल की किसी महिला को याद रखना हो तो सुनीता विलियम्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसका संबंध हाल ही में किससे है? धरती पर आने से है। ठीक है। और जिस कंपनी ने लाया उसका नाम स्पेस एक्स है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। यह सबको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशिया खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? ये तो हो चुका है, निखत, जरीन और लवलीना हो चुका है, छोड़ दिया जाए, इसको नहीं पूछेगा अब। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, किस भारतीय जोड़ी ने एशिया मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती है? तो 23 में जो मिक्स एशिया मिश्रित वाला था वो लिखा हुआ है, देख लेंगे आप। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे मुझे लगता है कि अब ये भी कम ही पूछने की संभावना है, तो छोड़ दिया जाए, अगले बिंदु में चलते हैं। किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप युगल चैंपियंस जीती है? 23 का आंकड़ा है। चिराग शेट्टी को ध्यान रख लीजिएगा, सात्विक को याद रख लीजिएगा, बस एक नजर देते हुए निकल जाएंगे यहां से। इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को जो महत्वपूर्ण है। ठीक है। सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी एशिया मीट पुरुष युगल इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी के रूप में जाने जाते हैं। इस नाम को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, फर्स्ट है चूंकि, तो यह आ सकता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो क्यू डोंग्यू को चुना गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, FAO के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल। एक नजर देते हुए यहां से निकल जाएंगे और इसको फिर याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण है। हाल ही में WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, एस्पार्टेम जब से चर्चा में आया है तब से चर्चा में है। हो सकता है कि आपने कहीं ठीक से इसको ना देखा हो, लेकिन एस्पार्टेम लंबे समय तक अखबारों का हिस्सा रहा। अब एस्पार्टेम को थोड़ा जान लेते हैं। मधुरक का मतलब क्या होता है? डायबिटीज कारक माना गया है इसे। WHO ने इस बात की घोषणा की और इसका व्यापक प्रयोग होता था। अब देखिए यहां कुछ पॉइंट्स भी हैं शुगर से जुड़े हुए। एस्पार्टेम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर। चीनी के बदले, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। एस्पार्टेम का बहुत चर्चा में रहा। और आगे आप पढ़ेंगे, ऑल्दो इट इज स्वीटर देन शुगर, यह चीनी से अधिक मीठा होता है। बट रिसेंटली WHO said that aspartame cannot only cause serious disease like cancer. मधुरक के क्षेत्र में डायबिटीज तो बढ़ा ही सकता है, यह कोशिकाओं की समृद्धि के माध्यम से कैंसर को भी बढ़ा सकता है।
और कहा गया था उस टाइम के अखबार को यदि आप देखते, उस अखबार में लिखा हुआ था कि जिस तरह से एस्पार्टेम का प्रयोग विभिन्न निर्माणों में बढ़ रहा है, खाद्य निर्माणों में इसका उपयोग किया जा रहा है और चीनी की जगह ले रहा है, तो आने वाले समय में हर मोहल्ले में एक व्यक्ति क्या होगा, इसका जो उपभोग करता होगा वो कैंसर से पीड़ित हो सकता है। तो ऐसे तथ्यों पर विशेष निगाह रखिए। इंटरव्यू का प्रश्न हो सकता है यह एस्पार्टेम, यदि आप किसी सिविल सेवा का साक्षात्कार देते हो तो यह क्वेश्चन आ सकता है साइंस के क्षेत्र में। अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट, अपार्ट फ्रॉम कैंसर द आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम कैन कॉज ए वैरायटी ऑफ हेल्थ रिस्क। यह कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन द कोल्ड ड्रिंक्स। अब देखिए, आप में से जितने लोग कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं वो संभल जाए, मैं तो नहीं पीता हूं, ठीक है, आप में से जितने लोग पीते हैं वो हाथ खड़ा करें। अब कोई नहीं पिएगा, अब कोई नहीं पिएगा। एस्पार्टेम का नाम सुनने के बाद अब कोई नहीं पिएगा, कोई नहीं पीता है, बहुत बढ़िया। अभी यदि 100 लोग होते तो सब कहते कि मैं नहीं पीता हूं। ईमानदारी से बताना है। चलिए, एक हाथ खड़ा हुआ है। वैसे हो सकता है कुछ लोग सही भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोल्ड ड्रिंक से बचिए। मैं तो नहीं ही पीता हूं, यूज ही नहीं करता कभी सब चीजों का, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, इट इज वाइडली यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम। अब देख लीजिए, जितने व्यक्ति इसके शौकीन होंगे या जिनका सपना होगा कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं फ्रिज भरकर आइसक्रीम रखूंगा या रखूंगी, ऐसे व्यक्ति क्या हों, सावधान हो जाएं। इसके बदले में पपीता खरीद कर खा लीजिए, 100 गुना बेहतर है। लेकिन आइसक्रीम मत खाइए, क्योंकि आइसक्रीम में देखेंगे आप कि मधुरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे। च्युइंगम, च्युइंगम आप लोगों में से रेयर ऑफ रेयरेस्ट में कोई खाते होंगे, क्योंकि यह बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो भी यदि खाते होंगे तो उनका जीवन क्या है, चित्रगुप्त के नक्श डायरी में पहले नंबर पर होगा, होता भी है। एक्चुअली बाय कंज्यूमिंग टू मच ऑफ एस्पार्टेम कैंसर सेल्स स्टार्ट ग्रोइंग रैपिडली इन द बॉडी। स्पार्टेम का काफी अधिक सेवन किए जाने से जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वो शरीर में काफी तेजी से उसकी समृद्धि होती है और उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं आपको यहाँ एक दूसरा पक्ष इसका बताता हूं, जिस पर आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा, यदा कदा आपने गौर किया होगा। आप देखेंगे कि आजकल बाजार में जिस तरह के सब्जियां अथवा फलों की बिक्री बढ़ चली है, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं, वो एक्चुअली कैंसर ही है। कैसे है कैंसर, उसको समझ लीजिए। तो ऐसा है कि पहले जैसे टमाटर बिकता था तो क्या होता था, टमाटर का साइज बड़ा छोटा होता था और चूंकि बाजार में उसी की उपलब्धता थी, उसी में से लोग खरीदते थे, जिसको आजकल नाम दिया गया है देसी। आजकल एक नया शब्द है कि यह देसी है और यह विदेशी है, तो यह तो खैर लोकप्रिय नाम है। तो जिसको हम आज देसी के नाम से जानते हैं, जो आकार में छोटा होता है, रंग में उतना आकर्षक नहीं होता है, तो उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। और देखेंगे जो बड़े साइज का है, जो काफी लाल है या बेहतर लगता है दिखने में, उस पर लोगों का जोर ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, कैंसर सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं होता है, फलों में, पशुओं में या विभिन्न जीव जंतुओं में किसी को भी यह हो सकता है। यदि किसी फल का आकार हमने बहुत बड़ा कर दिया तो दैट इज कॉल्ड कैंसर अबाउट दैट फ्रूट। उस फल के संदर्भ में उसे कैंसर ही कहा जाएगा। यदि गोभी में एक सुई लगा दिया या कोई दवा दे दी और मूल आकार से वो 3 गुना बड़ा हो गया, तो वो कैंसर है। वह फल क्या है या वो सब्जी क्या है, वेजिटेबल, रोग से ग्रसित है। और उसका सेवन करता व्यक्ति क्या होगा, अपने स्वास्थ्य को खोएगा ही खोएगा। लेकिन व्यक्ति का चूंकि इस पर अधिकार रह नहीं गया है, क्योंकि कृषि व्यवस्था बाजारीकरण का शिकार हो चुकी है और कहीं न कहीं हमें इससे दो चार होना पड़ता है और हम ध्यान भी नहीं देते हैं। कई बार विकल्प होते भी हैं उपलब्ध, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आवश्यकता से अधिक आकार का बढ़ जाना ही कैंसर है और यह फल सब्जियों के साथ साथ जीवधारियों पर भी समान रूप से लागू होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आप में से कितने लोगों ने इस तथ्य को पहले कभी इस तरह से सोचा था या इसके बारे में कोई केस स्टडी की थी? इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी बड़े फल को, जैसे होता है आप देखेंगे मार्केट में कि कद्दू है, बहुत बड़ा है, आपको देख के लगेगा कि ये तो बहुत पौष्टिक होगा, लेकिन वो साफ बेकार होता है। वो मतलब ये है कि उस फल को कैंसर हो गया था जो आपके सामने अभी है, उस रूप में उसको ढाल दिया गया बाय यूजिंग ऑफ केमिकल्स। आगे है
According to the report, aspartame is a carcinogen which can trigger cancer cells in the body. ठीक है, एस्पार्टेम क्या है? कार्सिनोजेन है जो शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ावा दे सकता है। बहुत खतरनाक चीज है। तो यदि आइसक्रीम को छोड़ दिया, च्युइंगम को छोड़ दिया, या ऐसा कोई भी पदार्थ छोड़ दिया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो हाँ, उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ, जिसमें आर्टिफिशियल शुगर होता है, तो उसको इग्नोर करें। कुछ हाथ खड़े हैं यहाँ पर, एक बार दिखाइए, बताइए क्या है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं कुछ लोग। एक बार आप दोबारा कहें, एक बार आवाज नहीं आ रही थी। दिक्कत हो रही तो टाइप कर दीजिए। है क्या कि जब से सिस्टम अपडेट हुआ है वापस से वॉइस थोड़ी कम आती है, स्पीकर लगाना पड़ेगा, इसके लगवा देते हैं तब काफी तेज आएगी। हाँ, इस चीज को टाइप कर दीजिए एक बार, इसी में टाइप करने का ऑप्शन दिया हुआ है। हम्म, हाँ वो तो आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, किसी किसी अभ्यर्थी की आवाज पूरी क्लियर आती है और किसी किसी की नहीं आती, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, थोड़ी कम आवाज आती है अभी। आगे चलते हैं, मुख्य बातों पर आ जाए। स्पार्टेम, हाँ, हम्म, नहीं ये चुनौती तो है ही। देखिए, जनसंख्या ही इसके पीछे एक मुख्य वजह है, लेकिन यदि स्वयं को बचा सकें तो कम से कम सब्जी और फलों में तो उतना असरकारक ना भी हो, लेकिन आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और च्युइंगम इत्यादि जैसे मिष्टक पदार्थों से तो, मधुरक से तो बचा ही सकते हैं। 50% तो हमारे कमांड में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अगला है, हाल ही में भारत के यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए क्या लॉन्च किया है? 6G इंटरनेट अलायंस। ध्यान रखिएगा, 6G 2023 में ही लॉन्च हो चुका है, क्योंकि अभी यह प्रभाव में नहीं आया है। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1.5 सालों में, विद इन 1.5 ईयर्स, यह प्रभाव में आ जाएगा। और इसके प्रभाव में आने के साथ ही क्या होगा, तो आईटी के क्षेत्र को एक बड़ी तरक्की मिलेगी। ठीक है, भारत में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी और 6G सर्विस को डेवलप करने के लिए आज, तो वो तो बीत चुका है, 3 जुलाई 2023 का आंकड़ा है, इसको लॉन्च किया गया है और दिल्ली में एक कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सुभद्रा देवी जो पद्मश्री पाने वाली हैं, यह कौन है? आगे चला जाए। सुनील जी, आपने जो लिखा है उसका पालन किया जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, वो वैसे भी आ जाएगा। सुभद्रा देवी के बारे में पूछ रहा है कि सुभद्रा देवी जो पद्मश्री हैं वह क्यों चर्चित है, किस कारण से चर्चा में है, इसको एक बार देख लीजिए। सुभद्रा देवी पेपर मेशी कला में इकलौती महिला हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, सुभद्रा देवी मधुबनी जिले बिहार के पंडोल प्रखंड के सलेमपुर गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, इसको हर हाल में याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, क्योंकि यदि किसी महिला को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिल जाए और खास करके उसका बैकग्राउंड बिहार से हो, तो कम से कम बिहार की परीक्षा के लिए क्या है, ये
एक हाईलाइटेड टॉपिक है। जैसे मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए कई नाम आ जाते हैं, वो क्या है, अति महत्वपूर्ण है। मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग के कड़ी में रखा गया है। और साथ ही इसको भी ध्यान रखिएगा कि मिथिला पेंटिंग मिथिला की वैश्विक पहचान भी है, जो अपने आप में अद्भुत है। कई बार इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं पिछले क्लास में। कोई बताएंगे पंडोल कहाँ पर है बिहार में? मधुबनी जिला में पंडोल के आसपास एक आध जगह का नाम बताइए, कौन बता सकते हैं जल्दी? हम्म, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अच्छा, मुझे अब पता चल गया है, जानकारी है सबको। आप लोग भूगोल के स्टार विद्यार्थी हैं, सब जानकारी है। आगे चलते हैं। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, जानकारी नहीं होती तो दिक्कत थी, लेकिन आपने बता दिया तो कमाल की बात है। आगे और पूछेंगे कभी। प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली, डेब्ट फॉर नेचर स्वैप, शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? इसको पहले देख लीजिए, गैबॉन है। अब क्यों चर्चा में है वो देख लीजिए। हाल ही में गैबॉन ने प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाले पहले अफ्रीकी देश के रूप में इतिहास रचा। अब देश का इरादा क्या है? तो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ ब्लू बॉन्ड के बदले अपने सरकारी ऋण का न्यूनतम 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदने का इसका लक्ष्य है। नेचर को बचाने से इसका संबंध है। नेचर बचाने के बदले में बॉन्ड जारी करता है। याद रखिएगा, इस तरह की बॉन्ड की शुरुआत एक बार अमेरिका ने भी करने की सोची थी। यह उस समय की बात है जब स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन 1972 के समय इसकी चर्चा हुई। जब अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा कि दुनिया में जो भी देश ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा देने के लिए, मतलब पेड़ पौधा लगाकर एक बेल्ट बनाए ताकि विश्व में उसका सकारात्मक प्रभाव हो पर्यावरण पर, तो इस दिशा में प्रयास करेंगे और विकासशील देश हैं तो उन्हें अमेरिका आर्थिक मदद भी करेगा। इस तरह का प्रस्ताव बहुत पहले एक बार अमेरिका ने भी दिया था। और अफ्रीका का गैबोन इस कड़ी में क्या है, वैश्विक रूप से चर्चित है। इसको ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में ऐसा ही होगा। जो विकसित देश हो चुके हैं उन्हें अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी और वहां पर इन्वायरमेंट को सही करवाना पड़ेगा ताकि दुनिया बैलेंस में चलती रहे। यही एक ऑप्शन बचेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहां हुआ है? उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अब नाम है स्किन बैंक, समझ पा रहे होंगे आप क्या होगा इसमें? स्किन बैंक में क्या होगा? वेरी गुड, इसमें स्किन डोनेट होगा। अभी केंद्र सरकार एक ऐसी योजना को लाने की तैयारी में है। यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपना कोई अंग दान करना चाहता है, अंग दान के बदले उसे 42 दिन का अवकाश, 42 डेज का अवकाश मिलने की संभावना है। वैसे ऐसा कोई करना नहीं चाहेगा जल्दी, कम ही लोग करना चाहेंगे। कोई करना चाहेगा? बहुत कम लोग होंगे, ऐसे 1% से भी कम लोग होंगे। लेकिन जो भी इच्छुक लोग होंगे, जो कोई भी ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे, तो उनको 42 डेज का अवकाश मिल जाएगा। ये एक नए अवकाश की कड़ी में होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? इंडोनेशिया को सौंपी है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आचार्य एन गोपी को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इस सबको याद रखिएगा, एकता कपूर बनी है। एकता कपूर का संबंध किससे है, यह आप सभी को पता ही होगा। किस क्षेत्र से एकता कपूर? अरे डायरेक्टर है फिल्मों की, ठीक है। हाँ, हम्म, खैर वो तो अवार्ड देने वाली एजेंसी देखेगी, लेकिन मिला है, इसको याद रख लेते हैं। आगे चलते हैं। चलिए आगे चला जाए। हम अवार्ड को याद रख लेंगे, इस अवार्ड देने वाली संस्था देख लेगी क्या करना चाहिए, है ना? है कि नहीं है? हम्म,
खैर देखिए, अवार्ड सदैव से उसी व्यक्ति को मिला है जो व्यक्ति अवार्ड के लायक नहीं रहा है। यह अवार्ड का इतिहास है, लेकिन है तो है। आगे चलते हैं। जो है उस ट्रेंड को बदला भी नहीं जा सकता है, बहुत कठिन होगा बदलना आज के समय में। नेक्स्ट पॉइंट, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम। इस सब को एक झलक देखते हुए चलेंगे, इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? FSSAI, जो बहुत ही चर्चित संस्था है खाद्य के क्षेत्र में, जो रक्षा व्यवस्था में सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, देखेंगे यहां दोबारा पढ़ता हूं मैं, सशस्त्र बलों के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उसके लिए FSSAI के साथ करार किया है कि उनके भोजन की गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं हो, क्योंकि चाहे आर्मी का कैडर हो अथवा कोई अन्य सैनिक का बल हो, उसमें गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ दशकों से खाद्यान्न के क्षेत्र में काफी करप्शन चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था। कागज पर कुछ है और हकीकत में कुछ दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, सैनिक कमजोर होंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर इस तथ्य का नकारात्मक असर पड़ेगा। इसीलिए FSSAI के साथ समझौता किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। जिस समय हुआ था, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में सशस्त्र बलों के बीच मोटे अनाज के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 13 जुलाई 2023 को न्यू दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया। आप इतना याद रखिएगा कि FSSAI के साथ किया गया, और इतना याद रखने पर कार्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस नामक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। रेसिपीज मतलब क्या होता है? भोजन, पकवान। किस राज्य या यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। इसको कभी नहीं भूलिएगा, ये पूछेगा जब भी कोई ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च होता है, तो आने वाले 2-3 सालों में विभिन्न परीक्षाओं का वह प्रश्न बन जाता है, इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में किन 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस SV भट्टी, जो काफी बार पूछा भी गया है नियुक्ति के बाद, ध्यान रख लेंगे। अच्छा, मैं एक प्रश्न आप सभी से पूछता हूं, जैसे अभी वक्फ बिल आया है, यदि मुस्लिम संगठन इसका विरोध करना चाहे तो क्या यह बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? यह बदल सकता है। बदलना चाहे तो एक रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट यदि निर्णय दे दे, डिसीजन दे दे तो बदल सकता है। पढ़ाएंगे संविधान में। संविधान अभी चूंकि ज्योग्राफी के बाद होगा। भारत में, ठीक है, एक लाइन उसमें लिखा हुआ है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय का मार्ग अपनाया गया है। मीन्स जो संसद से पारित हो जाएगा और न्यायपालिका को लगेगा कि यह गलत है, उसे काट सकती है। और जो न्यायपालिका कोई फैसला दे दे, सुप्रीम कोर्ट, और पार्लियामेंट को लगेगा कि यह राष्ट्रहित में नहीं है, तो पार्लियामेंट भी उसे एक बार काट सकती है। यह हो सकता है, लेकिन यह तब होता है जब मामला बहुत गंभीर हो। इसको ध्यान रख लीजिएगा। फिलहाल इसको याद रखिए कि 2 जस्टिस की नियुक्ति की है, उज्जवल भुइयां और जस्टिस SV भट्टी, महत्वपूर्ण है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने सिल्वर जीता? तो निषाद कुमार ने जीता। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। अब आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोकमान्य तिलक का पूरा नाम क्या है और क्यों चर्चा में रहे? बाल गंगाधर तिलक क्यों चर्चा में रहे? एक बार दोबारा बताइए कोई। हाँ, और अच्छा, इनका एक नारा है, वो क्या है? कोई भी, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वेरी गुड, चलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में
भारत के कुल कितने पदक जीते भारत ने? 14, याद रख लेंगे। इस तथ्य को ध्यान से देखिए, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर है निशा विस्वाल। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, निशा विस्वाल का नाम अभी पूछा जाता रहेगा। जब भी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति किसी दूसरे देश में, खास करके ऐसा देश जो वैश्विक पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हो या महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, उस देश में यदि किसी मुख्य कार्यकारी पद पर नियुक्त किया जाए तो वो 2-3-4 साल तक पूछा जाता रहता है। और ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार पेरिनियल इंडियन ओरिजिन कार्ड भी जारी करती है, जिसको संक्षेप में PIO कार्ड कहते हैं। पढ़ाएंगे सब संविधान में, जब नागरिकता को पढ़ेंगे। संविधान भाग किसमें, नागरिकता कहां पर है? आर्टिकल कहां से कहां तक? वेरी गुड, किस भाग में है? भाग 2 में है। गुड, वहां देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो सिटीज कल्चर फोरम में पहला जो देश घोषित जो राज्य घोषित हुआ वो बेंगलुरु है। WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला शहर बेंगलुरु है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम, ठीक है। 2012 में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ सिटी ऑफ लंदन ने इसकी स्थापना भी की थी। इसमें कई मानक होते हैं। सबसे पहला तो मानक है कि जो शहर है संस्कृति को कितना रक्षित कर पाता है, पर्यावरण को कितना रक्षित कर पाता है, कई फैक्टर्स पर इसका मूल्यांकन किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे खराब हाल अभी दिल्ली का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मैसूर में किया जा रहा है। थिंक 20। मैसूर के प्रसिद्ध शासकों का नाम बताइए, एक आध शासक का नाम बताइए जो पढ़ाए हैं। वेरी गुड, टीपू सुल्तान, हैदर अली इत्यादि। वेरी गुड। और ईस्ट इंडिया कंपनी किस शासक के समय भारत आई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। गुड, इस सबको भी ध्यान रख लेंगे। आगे चला जाए, नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, याद रख लेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? उस समय के रिकॉर्ड में रविचंद्रन अश्विन, इसको ध्यान रख लीजिएगा, पूछ सकता है आगे भी। क्रिकेट के क्षेत्र को भी विशेष रूप से देखते रहेंगे। इतिहास में देखिएगा कुछ और भी खिलाड़ियों के नाम यहां दिए गए हैं, उस हिस्ट्री से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों को याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो 21, इसको ध्यान रखिएगा। 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की जाएगी। इसमें गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा का जेवर, जहां आजकल लोग काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जमीनों को खरीदने में, जेवर एयरपोर्ट के पास, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जेवर भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने वाला है, जो नोएडा में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा से महज मैं समझता हूं कि 50 किलोमीटर के अंदर होगा जेवर, अत्यंत महत्वपूर्ण। वहां आजकल मैं देखता हूं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वह उस आसपास काफी अधिक जमीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जेवर भविष्य का क्या है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। जेवर को नहीं भूलिएगा। इनमें 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे दुर्गापुर, शिरडी, कन्नौर, पैंगयोंग, कालाबुरागी, ओरवाकल, कुर्नूल, सिंधुदुर्ग और कुशीनगर, ईटानगर, मोपा और शिवमोगा को चालू कर दिया गया है। और यदि बिहार के संदर्भ में पूछे तो आने वाला हवाई अड्डा जो चालू होगा वो कौन सा होगा? पूर्णिया होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। दरभंगा अभी चालू है और 3 फ्लाइटें दिल्ली के लिए दरभंगा से हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, राजधानी के लिए। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह देश कौन सा है? रूस है। रूस ने कहा कि आप अपना जेंडर ऑपरेशन कराकर भी नहीं बदल सकते, ठीक है।
और उसके बाद ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। व्लादिमीर पुतिन जो वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत। ठीक है, तो याद रख लेंगे। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया था? उत्तम सिंह को चुना गया था। ये सब चलते चलते एक बार देख लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न है। ठीक है, तो इन्हीं सब तथ्यों के माध्यम से हमने आज जुलाई 2023 में भारत और विश्व के संदर्भ के करंट को देखा है। मई और जून को एक ही क्लास में देख लेंगे, वहां कुछ तथ्यों में संशोधन चल रहा है। और बिहार में भी शायद जून 2023 तक देखा था, उसे भी आगे बढ़ाते रहेंगे। मॉडर्न इंडिया को भी शुरू करना है, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत एक ऐसा खंड है जिसमें मैं समझता हूँ कि विभिन्न परीक्षाओं का वो बैकबोन है। ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना होती है। प्राचीन और मध्यकालीन को आप रिवाइज करते रहेंगे और बीच में गणित का एक दूसरा सेट नंबर सिस्टम आप तक भेज दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में कक्षा की समाप्ति की आज घोषणा करता हूँ। अगली कक्षा को हम फिर कल आगे बढ़ाएंगे। राघव कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। बताया जाए, टाइप कर दीजिए। इसके लिए समय निकाला जाए, एक बार इसको टाइप कर दिया जाए आज। साइंस, हाँ मैं बता देता हूँ, 9 सेक्शन में विज्ञान भी है, लेकिन विज्ञान ज्योग्राफी के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि जब तक ज्योग्राफी समाप्त नहीं हो जाता है दूसरे खंड को हाथ नहीं लगा सकते। ज्योग्राफी के बाद जब पॉलिटी चलेगा, वैसे मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो पॉलिटी के साथ विज्ञान को पढ़ाता हूँ, क्योंकि पॉलिटी छोटा सा खंड है और उसके साथ फिजिक्स को हम शुरू कर देते हैं। फिजिक्स के बाद हम बायोलॉजी को शुरू करते हैं और सबसे लास्ट में केमिस्ट्री को शुरू करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री परीक्षा के दृष्टिकोण से साइंस के तीनों सेक्शंस में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बायो और फिजिक्स है, और साथ ही एक नया टर्म आया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पॉलिटी के साथ होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मैं चाहता तो और भी समय दे सकता था, लेकिन समय ही कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक है, टाइम की बड़ी सीमा है। प्रयास करेंगे, यदि कहीं से भी चुरा कर समय मिलता है उसको देने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं, यदि कहीं ऐड हो जाता है अभी तो देख लेते हैं उसे। ठीक है, आपके इस तथ्य पर, इस बिंदु पर विचार किया जाएगा। और कोई प्रश्न है? नहीं है। सभी को शिवरात्रि, सभी का धन्यवाद। फिर अगली कक्षा कल ली जाएगी। गुड नाइट।